हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन सिंह। आज मैं आपको फिज़िकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही अहम हिस्सा पढ़ाने वाला हूं। फिज़िकल ज्योग्राफी एक ज्योग्राफी का पार्ट होगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं। फिज़िकल ज्योग्राफी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक भूगोल। और इस चैप्टर में, जिसका नाम है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। अब नॉर्मली हम सोचेंगे कि चैप्टर अर्थ के बारे में है, बिल्कुल अर्थ के ही बारे में है, लेकिन सीधा अर्थ से शुरू करेंगे ये गलत होगा। पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी एक क्या है? प्लैनेट है। पृथ्वी एक प्लैनेट है, ग्रह। प्लैनेट्स किसी तारे के अराउंड डेवलप होते हैं। मतलब कि आपको पता होगा बीच में सन है, यहाँ पे मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, ऐसे ऑर्बिट्स में, कक्षों में अपने घूमते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो सन है, ये हमारा एक सितारा होता है, तारा है ये बेसिकली, सूर्य। तो अब सबसे पहला सवाल मेरा यह था कि स्टार्स कहाँ मिलते हैं? स्टार्स मिलते हैं गैलेक्सी में। कुछ लिखो मत, सुनो बस। गैलेक्सी में, यानी आकाश गंगाओं में। और गैलेक्सीज किस बड़े सिस्टम का पार्ट है? गैलेक्सी आती है यूनिवर्स के अंदर, यानी कि ब्रह्मांड में। इसलिए अर्थ की कहानी समझने के लिए हमें अर्थ से भी पहले जाना होगा। यानी कि अर्थ के पहले क्या आता है? मून, फिर प्लैनेट्स, फिर सितारे, फिर हमारा ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। अब चैप्टर के टाइटल में दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला शब्द है ओरिजिन, और दूसरा शब्द है एवोल्यूशन। ओरिजिन का मतलब किसी को पता है? कोई गेस करेगा क्या होता है ओरिजिन का मतलब? ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। लिख लीजिए इसको हिंदी में, उत्पत्ति, यानी कि कोई भी चीज बनी कैसे। ठीक है। और इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। किसी का नाम विकास है? विकास का मतलब होता है बनने के बाद, कोई भी चीज बनने के बाद समय के साथ कैसे चेंज हुई। ठीक है। जैसे मान लीजिए, किसी चीज का भी एग्जांपल ले लीजिए, मिल्क, दूध। समय के साथ साथ पनीर बन गया, एवोल्यूशन, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। इन दोनों का आप बस मतलब लिख लीजिए। लेकिन अब मेरी बात सुनिए। अर्थ का फॉर्मेशन, यानी कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये उसकी उत्पत्ति होगी, ओरिजिन होगा। ठीक है। लेकिन अर्थ बनने के बाद क्या क्या चीज़ें अर्थ पे हुई? जैसे स्थल मंडल बना, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल, पढ़ेंगे आगे। उसके बाद वायुमंडल बना, यानी कि एटमॉस्फेयर। ये सारी चीज़ें अर्थ का एवोल्यूशन है। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति वाला साइड पढ़ेंगे। पहले पुराने साइंटिस्ट के आइडियाज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दिया। फिर हम लोग मॉडर्न एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, और चांद तक पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात? बहुत आसान है। ठीक है। अर्थ को समझना है तो कहानी अर्थ से नहीं, ब्रह्मांड से शुरू करनी होगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि जब अर्थ बनी थी, तब उस समय कोई इंसान तो था नहीं जो बैठ के रिकॉर्ड करे कि अरे भाई आज व्लॉग शूट कर लेता हूँ, अर्थ बन रहा है। ठीक है। तो जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट ने उसकी ओरिजिन को कैसे एक्सप्लेन किया होगा? इसी क्वेश्चन से हमारा ये लेक्चर शुरू होगा, और जिसका नाम है अर्ली थ्योरीज। थ्योरीज यानी कि प्रारंभिक सिद्धांत। अब हम एंटर करते हैं अर्ली थ्योरीज की तरफ। ये हेडिंग डालिए, प्रारंभिक सिद्धांत हिंदी वाले और अंग्रेजी वाले, अर्ली थ्योरीज। सबसे पहले आप एक बेसिक बात मेरी समझिए। कौन सी बेसिक बात? जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो उस समय कोई ह्यूमन तो था नहीं, कोई इंसान उस समय प्रेजेंट था नहीं जो रिकॉर्ड करे सारे प्रोसेस को। तो फिलोसफर्स ने क्या किया? फिलोसफर्स का मतलब होता है दार्शनिक, और साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस उनको मिली उस समय पे, ऑब्जर्वेशन यानी कि जो भी चीज़ें उस समय उन्हें दिखी, ठीक है, उनके आधार पे उन्होंने अलग अलग थ्योरी और अलग अलग एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। और इसी एक्सप्लेनेशन को हम क्या कहते हैं? परिकल्पनाएं, यानी कि हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं।
यानी सब एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि हाउ डिड अर्थ फॉर्म, अर्थ बना कैसे। सारे लोग एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके पास उस समय कोई बहुत मॉडर्न टेलीस्कोप था नहीं, कोई सैटेलाइट था नहीं, तो जिनके पास जो भी प्रूफ था उस हिसाब से उन लोगों ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस, व्याख्याएं देने लगे कि भाई मुझे लगता है इस तरीके से बना, मुझे लगता है इस तरीके से बना। मतलब कि आप समझिए, एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी। वो जिस ग्राउंड पे खेलने गया वो ग्राउंड गीला है। स्टूडेंट ए ने बोला भाई लग रहा है बारिश हुई है, स्टूडेंट बी ने बोला लग रहा है ग्राउंड की सफाई हुई है। ठीक है, दोनों अपने अपने जगह सही है, लेकिन स्टूडेंट ए ने बोला बारिश हुई है, स्टूडेंट बी ने बोला कि सफाई हुई है। अब इसका असली कैसे पता पड़ेगा? जब इस ग्राउंड के बारे में हम लोग डिटेल में जाएंगे कि भाई सफाई हुई है उसके निशान देखो, बारिश हुई है उसके निशान देखो। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस, यानी कि परिकल्पना। ये शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में मैं हाइपोथेसिस बार बार यूज करूंगा। क्लियर? अब हाइपोथेसिस का मतलब समझ जाइए आप। परिकल्पना कोई साइंटिफिक शब्द नहीं है। साइंटिफिक यानी साइंस से रिलेटेड कोई शब्द नहीं है, सिंपल भाषा है ये। इसका मतलब होता है प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, या पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, यानी कि प्रस्तावित व्याख्या या फिर संभावित व्याख्या, क्या हुआ होगा। ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे ग्राउंड की ही बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन। ग्राउंड गीला है, ये मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई ग्राउंड गीला है। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए हम लोग हाइपोथेसिस देते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये बात आप समझ जाइए। हाइपोथेसिस आपको एविडेंस यानी कि प्रमाण और टेस्टिंग यानी कि परीक्षण से डिसाइड करेगा कि कौन सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो अर्थ की जो शुरुआत थी उसको भी लेकर साइंटिस्ट ने अलग अलग हाइपोथेसिस दिए थे, परिकल्पनाएं दी थी कि हो सकता है शायद ऐसा बना हो सकता है शायद वैसा बना हो। ठीक है, तो अर्थ की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाली सबसे पहली मेजर थ्योरी का नाम था प्रारंभिक सिद्धांत। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे नेब्युलर हाइपोथेसिस। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये होता क्या है। निहारिका, नेब्युलर का मतलब होता है निहारिका। निहारिका किसी का नाम है? बोलिएगा मुझे। नेबुलर का यानी निहारिका। सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे वो है इमानुअल कांट। MI, इमानुअल, KANT, इमानुअल कांट। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कहाँ का था? ये था जर्मनी। ये एक जर्मन दार्शनिक थे। दार्शनिक का मतलब फिलोसफर। ठीक है, और उनके साथ एक और एसोसिएटेड चीज थी, नेब्युलर हाइपोथेसिस यानी निहारिका परिकल्पना। अब भूल जाओ, सारी चीज़ों को भूल जाओ। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए भैया, नेब्युला होता क्या है, निहारिका क्या है भाई। जब तक निहारिका नहीं समझोगे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो नेब्युलर को मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा सा बादल है, एक क्लाउड है, जिसके अंदर छोटे छोटे मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो अब ये बात आप समझिए कि इमानुअल कांट जो था, कांट का एक बहुत बड़ा आइडिया ये था कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक स्लोली रोटेटिंग क्लाउड ऑफ मटेरियल्स हैं। यानी ऐसे मटेरियल से प्लैनेट्स बने हैं जो धीरे धीरे घूमते हुए पदार्थ हैं, बादल हैं, और जो घूम रहे हैं। ठीक है, ये घूम रहा है, जैसे पृथ्वी घूमता है अपनी जगह, ये पृथ्वी है, घूम रहा है। उसी तरीके से ये छोटे छोटे बादल भी, धूल और डस्ट के बादल हैं, ये एक ही जगह पे घूम रहे हैं। ठीक है, और किससे जुड़े हुए ये बादल जुड़े हुए थे अर्थ, सन से। ये बीच में सन है आपका, सन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब सेंटर में आपका सन है, और उसके अराउंड जो ये बादल है वो रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? अब इसी रोटेटिंग मटेरियल से कैंट का कहना है, इमैनुअल का, कि प्लैनेट्स का निर्माण हुआ था। ये घूमने वाले जो बादल थे इसी से फॉर्मेशन हुआ था प्लैनेट्स का। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। कैंट ने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया, निहारिका परिकल्पना दी इसने। रोटेटिंग मटेरियल लिख लीजिए, घूमता हुआ पदार्थ, और उससे प्लैनेट्स बना। पूरा सेंटेंस मत लिखना, मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाना भी सिखा रहा हूँ साथ साथ।
ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि पहली बार नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था, नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था इमानुअल कांट ने, जर्मन साइंटिस्ट था, ठीक है, फिलोसफर। अब इस रोटेटिंग क्लाउड वाले आइडिया को एक सिंपल प्रोसेस में मैं आपको समझाता हूँ। इमानुअल का क्या सोचना था आप समझिए। अब एक दिमाग में अपने पिक्चर समझिए। सेंटर में सेंटर है, सेंटर में आपका सन है। येलो दिख रहा है आपको व्हाइट पे? नहीं, सेंटर में एक सन है। देखो, एक तो भैया टेक्नोलॉजी मुझे यूज करना नहीं आती है। ये सन है, ठीक है। इसके अराउंड मैंने क्या बोला कि छोटे छोटे धूल और कण के बादल हैं जो घूम रहे हैं, ठीक है। प- कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, गैसेस हो सकते हैं, डस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस सन के घूम रहा है। एक मटेरियल एक जगह पे स्टेशनरी, मतलब रुका हुआ नहीं है, ये याद रखिएगा, रोटेट कर रहे हैं सन के अराउंड, जैसे आज प्लैनेट्स करते हैं, ठीक है। तो कैंट का यही कहना था कि इसके आइडिया में ये जो रोटेटिंग मटेरियल है, जो घूमने वाले पदार्थ हैं, यही आगे चल के प्लैनेट्स बने थे, उसका ये कहना था। इस स्टेज पर हमने ये नहीं पढ़ा है कि मतलब पार्टिकल एग्जैक्टली क्या था, इसके अंदर क्या था, ये इमानुअल ने नहीं बताया। उसने बस बोला कि बहुत बड़ा सा बादल था, ठीक है। तो थ्योरी का बस लॉजिक उसके ये था कि एक सन है, उसके अराउंड ये घूमते हुए पदार्थ है, और इसी पदार्थों से धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या बना, ग्रह बना। और यहीं से साइंस का एक इंपॉर्टेंट नेचर समझ में आता है कि एक साइंटिस्ट एक्सप्लेनेशन दे देता है किसी चीज़ की, ठीक है, बाद में दूसरे साइंटिस्ट उसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे मेंस में, या सवाल है कि कैंट ने क्या दिया था, तो आप बोलना सन के अराउंड घूमते हुए बादल थे और उनसे ग्रह बना, ठीक है। बस सिंपल सी बात ये थी, उसका यही कहना था, ये घूम रहे थे, रुके हुए बादल नहीं थे, ठीक है। अब देखिए, अब इसी नेबुलर हाइपोथेसिस को, निहारिका परिकल्पना को आगे एक आदमी ने मॉडिफाई किया 1796 में, जिसका नाम था लाप्लास। लाप्लास ने इसको मॉडिफाई किया। ये नाम भी लिख लीजिए, लाप्लास एक गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन। क्या था ये? मैथमेटिशियन, गणितज्ञ। अब आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे, चाहे एनसीईआरटी में, चाहे जीसी लियोंग में, तो उन्होंने उस हर जगह सेम चीज़ ये लिखी है कि कैंट की जो नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी थी, निहारिका परिकल्पना को, उसको लाप्लास ने 1796 में दोबारा दिया, रिवाइज किया उसको, ठीक है। यहाँ कोई आप कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म मत बनाना। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही करेक्ट एसोसिएशन है। जो इमानुअल कांट था, उसने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया, और लैपलास ने उस चीज़ का संशोधन किया, रिवीजन किया। कब? 1796 में। बस ये चीज़ आप लिख लीजिए। ये वही टाइप के फैक्ट है जहाँ एग्जामिनर प्रीलिम्स में आपको बार बार कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। कांट ने हाइपोथेसिस दिया, लैपलास ने रिवीजन किया, ठीक है। अब देखो, लेकिन नेबुलर हाइपोथेसिस की रिवीजन यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। बहुत बहुत बाद में 1950 में भी फिर से रिवाइज हुआ था, जो आगे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। अब 1950 टाइमलाइन देखिए, पहले कांट आया, फिर लाप्लास आया, फिर आते हैं हम लोग 1950 में, ठीक है। यहाँ दो नाम आपको याद करना होगा, ऑटो स्मिथ, ऑटो स्मिथ, ठीक है, SMIT जैसा हम लोग इसको बोलेंगे, इसका स्पेलिंग ये रशिया का है इसलिए ऐसा नाम है, और कार्ल वाइजैकर। क्लियर है? ये जर्मनी का था। अब इन दोनों ने नेबुलर हाइपोथेसिस को, निहारिका परिकल्पना को रिवाइज किया 1950 में। किताबों में ये भी मेंशन किया गया है कि दोनों ने एक्सप्लेनेशंस में डिटेल, इसके भी अलग थे, इसके भी अलग थे, ठीक है। दोनों का जो एक्सप्लेनेशन था वो अलग था, लेकिन ब्रॉड आइडिया, पूरा ओवरऑल आइडिया ये था कि सूरज के अराउंड मटेरियल्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, और फिर इसी हिसाब से प्लैनेट्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि ऑटो ने 1950 में भी थ्योरी दी, कार्ल वाइजेकर ने 1950 में दी, कैंट ने 1976 में दिया था, सॉरी 1796 में लाप्लास ने दिया था, और कैंट ने नेबुलर हाइपोथेसिस की शुरुआत की थी, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब देखते हैं रिवाइज्ड एक्सप्लेनेशन में कि सन के अराउंड क्या क्या मटेरियल्स माना गया था, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होती है आपकी असली ज्योग्राफी की, सोलर नेबुला। देखो, बहुत ध्यान से पढ़ो। देखिए, इसके अकॉर्डिंग
नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि सन के अराउंड एक सोलर नेबुला आता है, ठीक है। ये हो गया सोलर हाइपोथेसिस, ठीक है। सौर निहारिका, सौर निहारिका क्लियर है। अब सोलर नेबुला के अंदर मेनली क्या क्या प्रेजेंट था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज हाइड्रोजन। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि बादल है, उसके अंदर क्या चीजें हैं नहीं पता हमें, डस्ट वस्ट होगा, ठीक है। लेकिन सोलर नेबुला में हमने पढ़ा कि गैसेस के अंदर हाइड्रोजन था, हीलियम था और धूल कण थे, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं एच, हीलियम को लिखते हैं हम लोग एच ई, क्लियर है। अब देखो इसको प्लैनेट फॉर्मेशन का रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा पदार्थ समझ लीजिए आप। रॉ मटेरियल लिख लो कि प्लैनेट्स का रॉ मटेरियल क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम और धूल मिट्टी कण, ठीक है। यानी प्लैनेट जो थे वो सडनली आज जैसे ठोस पत्थर जैसे लगते हैं वैसे नहीं थे। पहले सन के आसपास वो गैस और डस्ट का मटेरियल प्रेजेंट था। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि आगे चल के यही तीन पार्टिकल्स जो ये रॉ मटेरियल्स थे एक दूसरे के साथ लिंक करके कैसे इन्होंने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया जिस पे आज हम रहते हैं, ठीक है। तो सोलर नेबुला में दो गैसेस अगर मैं पूछूं कि कौन कौन सी थी तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक, क्लियर है मेरी बात। अब ये मटेरियल एक जगह पड़ा नहीं था, पार्टिकल्स जो थे इसके अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते थे, चलते रहते थे, ठीक है। और आपस में टकराते रहते थे, टकराया, ठीक। अब देखो यहाँ क्या होता है, हेडिंग डालिए फ्रिक्शन और कोलाइजन। यानी कि अब सोलर ने बोला जो सौर निहारिका के पार्टिकल्स को इमेजिन करिए, ये एक हाइड्रोजन हीलियम डस्ट, हाइड्रोजन हीलियम डस्ट, हाइड्रोजन हीलियम डस्ट, हाइड्रोजन हीलियम डस्ट। ये पार्टिकल्स इधर मूव कर रहा है, 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 ठीक है। मूवमेंट के दौरान एक दूसरे से टक्कर तो होगी ही होगी, कभी ना कभी कहीं भी मूव करे टक्कर तो होगी। जब टक्कर होती है तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण और कोलिजन का मतलब होता है टक्कर होना, ठीक है, घर्षण हो रहा है। अब किताबों में कई जगह ये भी लिखा है कि जब दो मटेरियल्स का घर्षण हुआ, टकराव होने के बाद घर्षण हुआ, इंटरेक्शन हुआ, यानी जब वो मिले, तो जानते हो धीरे 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 जब एक दो तीन चार 100 मटेरियल्स मिलने लगे तो उन्होंने एक डिस्क के आकार का बादल बनाया। डिस्क के आकार का बादल बनाना उन्होंने शुरू किया। इसको सिंपल तरीके से समझिए। पहले एक मैटर था, कोई भी एक कण ले लीजिए जो एक क्लाउड के फॉर्म में है, बादल के फॉर्म में। उनके बीच में फ्रिक्शन और घर्षण हुआ, ठीक है। तो जब क्लाउड है, एक ऐसा क्लाउड एक ऐसा क्लाउड, दोनों टकराएंगे स्पीड में, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो सर्कल के शेप में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक मान लीजिए पत्थर लीजिए जो ऐसा शेप का है, उसको रोज आप लाखों बार ऐसे फेंकिए सड़क पे, धीरे धीरे गोल हो जाएगा। वही होता है पूरे नेचर में, यही फॉर्मूला है। अब हम प्लैनेट फॉर्मेशन के और ज़्यादा करीब आ गए हैं, क्लोज आ गए हैं। लेकिन अभी तक एक्चुअल प्लैनेट बना नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने फ्रिक्शन और कोलिजन से कैसे डिस्क फॉर्मेशन हुआ वो हमने देखा, ठीक है। डिस्क के आकार का बादल कैसे आया हमने ये देखा। अब डिस्क बन गई, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल से एक पूरा प्लैनेट कैसे बन गया भाई। यहां आता है आपका अक्रीशन। अक्रीशन इसका मतलब क्या होता है भैया, देखिए अर्ली थ्योरीज में, प्रारंभिक सिद्धांतों में हमने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जो है अक्रीशन। अक्रीशन आगे भी जाएगी, इसका मतलब होता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि, ठीक है। अक्रीशन मतलब समझिए इसका, छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे बॉडीज जब एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं, जब टकराते हैं, कोलिजन होता है, फ्रिक्शन होता है बीच में, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल मिल के बहुत बड़े पार्टिकल्स बनना शुरू होते हैं, ठीक है। मान लीजिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, ठीक है, जुड़ेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा, उसी बॉडी के साथ और मटेरियल जुड़ा तो और साइज बड़ा होगा। ये प्रोसेस बार बार लाखों करोड़ों हजारों साल तक रिपीट हुआ, ठीक है। छोटे पार्टिकल से बड़ा पार्टिकल बनने लगा। इसी धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इसमें भी आप समझे, इवोल्यूशन हुआ, ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ने लगी, धीरे 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 बढ़ने लगी। और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं अभिवृद्धि यानी कि एक्रेशन, ठीक है। किताबों में भी ये चीज़ मेंशन्ड है कि प्लैनेट्स के फॉर्मेशन को, जो प्लैनेट्स धूल कण से जो बड़े बड़े प्लैनेट्स बने, इस फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एक्रीशन यानी अभिवृद्धि की प्रक्रिया, ठीक है।
एग्जाम्पल दे दूं या समझ आ गया? समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। देखो, अब आप मेरी बात सुनिए। एक्रीशन जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजुअल, मतलब क्रमिक संचय, ठीक है। सिर्फ टकराने से दो चीज़ें टकरा गई तब एक्रीशन नहीं होता है, ठीक है। मटेरियल का एक दूसरे से जुड़ना, तब एक्रीशन होगा। दो चीज़ें टकरा रही है, बड़ा हो ही नहीं, जुड़ ही नहीं रहा है, तो एक्रीशन थोड़ी हुआ। जब तक चीज़ें जुड़ें और चीज़ें बड़ी हों तब एक्रीशन होगा, अभिवृद्धि तभी होगी। क्लियर है ये बात? अब देखिए, अब अर्ली थ्योरीज का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंगल चेन में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरू किया था? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इमैनुअल कांट के बारे में। इसने निहारिका के बारे में बताया। फिर लाप्लास ने कांट के थ्योरम को वापस दिया कि भाई नहीं, ऐसा हुआ होगा 1796 में। फिर स्मिथ आया और वाइजाकर आए 1950 में। उन्होंने बोला भाई सोलर नेबुला है, और सोलर नेबुला के अंदर क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बीच में ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इसके बीच में फ्रिक्शन हुआ, घर्षण हुआ और टकराव हुआ, कोलाइजन हुआ। उसके बाद ये डिस्क बनने लगा, ठीक है। डिस्क बनने के बाद हमने देखा अभिवृद्धि, यानी कि अक्रीशन हुआ। अक्रीशन से हमारा प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ये बात? यहाँ तक समझ में आ गई होगी तो वीडियो लाइक कर देना और बोल देना कि भैया समझ आ रहा है, ठीक है। आपको थोड़ा खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिविल सर्विसेज बहुत मुश्किल है आपके लिए। समझने के बाद क्वेश्चंस लगाओगे, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आओ मॉडर्न थ्योरी पे हम लोग चलते हैं। हेडिंग डालिए, मॉडर्न थ्योरी। पानी पी रहा हूँ, तुम भी पी लो। प्रारंभिक सिद्धांत को मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न थ्योरी। देखिए, अर्थ और प्लैनेट्स की ओरिजिन को हम ना, शुरुआत कैसे हुई अर्थ और प्लैनेट का, हमने इसका पुराना एक्सप्लेनेशन देख लिया। लेकिन अब आधुनिक सिद्धांत देखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें सवाल और बड़ा हो जाता है। अब सिर्फ ये नहीं पूछता कि अर्थ बनी कैसे, अब हम पूछते हैं कि भाई पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। हमारा सवाल चेंज हो गया है, अर्थ कैसे बनी से ब्रह्मांड कैसे बना, ठीक है। क्योंकि आप सोचिए, गैलेक्सीज नहीं होती तो सितारे नहीं होते, गैलेक्सीज नहीं होती तो तारे नहीं होते, ग्रह नहीं होता, पृथ्वी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मॉडर्न आधुनिक सिद्धांत जो है वो यही बात हम लोग पूछते हैं कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने में सबसे इम्पोर्टेंट नाम है किसका? यूनिवर्स का एक्सपेंशन होता है ना, फैलेगा, तो उसमें एक नाम आप याद रखिए, एडविन हबल का, HUBBLE। इसको लिखो मत, देखो, एडविन हबल, समझो इस चीज़ को। जीसी लियोंग की किताब में ये चीज़ मेंशन्ड है कि एडविन हबल ने 1920 में ऑब्जर्व किया कि जो गैलेक्सीज है, आकाश गंगा है, उनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ रही है। अब इसका मतलब समझिए आप, कैसे दूरी बढ़ रही है भाई? बिहार से मुगल सराय का, बिहार से बनारस का, बिहार से मुजफ्फरपुर का, बिहार से पटना का दूरी थोड़ी बढ़ सकता है, ठीक है। अगर गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है तो यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक नहीं है का मतलब रुका हुआ नहीं है। स्टैटिक हम लोग बोलते हैं ना, हिस्ट्री स्टैटिक सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं आ सकता, इसीलिए। अगर गैलेक्सीज के बीच का अंतर, दूरी बढ़ रही है तो यानी कि गैलेक्सी हमेशा फैल रही है, ठीक है। यानी कि लार्जर स्केल पर यूनिवर्स जो है आपकी एक्सपैंड हो रही है, ब्रह्मांड जो है एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है, ठीक है। इसी बेसिस पर एक नया हाइपोथेसिस आता है, एक नई परिकल्पना आती है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यानी विस्तारशील ब्रह्मांड, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमारा फैल रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ सिर्फ हबल का नाम आपको पढ़ना है 1920 में, ये बस याद रखना आपके लिए इनफ नहीं होगा, ठीक है। आपको ये भी साथ साथ चलना है कि एडविन हबल ने 1920 में बोला कि भाई डिस्टेंस जो है गैलेक्सीज के बीच में बढ़ रही है, यानी कि यूनिवर्स जो है आपका एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, लेकिन यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, इसका भैया एग्जैक्ट मीनिंग समझ में नहीं आया। यहाँ एक कॉमन कन्फ्यूजन होगा आपको, तो इसके लिए भी मैं उपाय लेके आया हूँ, कैसे समझाता हूँ। देखो, यूनिवर्स एक्सपेंशन यानी ब्रह्मांड का विस्तार को सही तरह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। किताबों में क्लियरली नहीं लिखा हुआ ये, इसका मतलब ये होगा कि आकाश गंगाओं के बीच के जो स्पेस है,
दो आकाश गंगा है, इनके बीच का जो दूरी है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, मान लीजिए एक गैलेक्सी ये है, एक गैलेक्सी ये है, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, इसकी साइज, इसका साइज नहीं बढ़ रहा है। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। मान लो एक ये लो, एक एग्जांपल देता हूँ, ये सॉरी इसको, ये एक बलून है। बलून का मतलब जानते हो, गुब्बारा भाई। यहाँ पे एक गैलेक्सी है, यहाँ पे एक गैलेक्सी, यहाँ पे एक गैलेक्सी, यहाँ पे एक गैलेक्सी है। जब मैं इसमें और हवा भरूंगा तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि इसका साइज बढ़ जाएगा, यही होता है, ठीक है। यही बात आप समझिए। एक्सपेंशन का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बड़ी हो रही है, एक्सपेंशन का मतलब है कि इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, ठीक है। अब मेरी बात आप समझिए। अ, अब अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, तो टाइम के साथ आप ये बताइए, रिवर्स करके देखिए, स्टार्टिंग में फिर मैटर कैसा रहा होगा। अगर चीज़ें दिन पर दिन फैल रही हैं, तो कोई एक ऐसा भी दिन होगा जिस दिन ये चीज़ें एक बिंदु में, डॉट में सिमटी होंगी। यहाँ पे आता है हमारा बिग बैंग थ्योरी। बहुत ध्यान से सुनिए आप। अभी आप कुछ लिखिए मत, बस सुनिए, ठीक है। देखिए, बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत इसको बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। ये सुनने में ऐसा लगता है ना कि भाई बहुत खतरनाक बम बम फटा हुआ, ठीक है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के स्टार्टिंग में मैंने अभी आपको समझाया, यूनिवर्स फैल रहा है तो कहीं ना कहीं एक बिंदु से शुरुआत हुई होगी। तो बिग बैंग थ्योरी ने यही कहा था कि एक समय पे पूरी की पूरी दुनिया जो आज आपको दिख रही है, वो एक बहुत छोटा सा बॉल था, अत्यंत छोटा पिंड, ठीक है। एक ही जगह पे सारा मास, सारा वॉल्यूम एकदम उसी के अंदर घुसा हुआ था, ठीक है। किताब में ये भी लिखा हुआ है कि टाइनी बॉल, जिसे किताब में ऐसा भी बोला जाता है, एक एटम के बराबर, ठीक है। एक एटम के बराबर, परमाणु के छोटा सा एटम, जानते हो जो आपके बहुत सारे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बन के आपके हाथ में जो पेन है वो बना, ठीक है। तो इसका आयतन, जो वॉल्यूम था, वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होगा, सोचिए क्यों। एक 100 kg का कोई लोहा का बॉल है, उसका अभी डायमीटर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको उसका वेट 100 kg ही रखना है, लेकिन आपने इसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर कर दिया, तो सारा का सारा मास जो रहेगा, वेट रहेगा, एक ही जगह पे आ जाएगा। यही हुआ था उस समय। उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा, एक ही कमरे में 1000 लोग हैं तो उस जगह का तापमान, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। और एक ही जगह पे 1000 लोग हैं तो वहाँ डेंसिटी, चलने हिलने डुलने की भी जगह नहीं रहेगी, घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात आप समझिए। अगर बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा मैटर हो तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तापमान जो है वो बढ़ जाएगा, घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये बात आप समझिए, स्टार्टिंग में जो यूनिवर्स था वो आज जैसा एकदम मत इमेजिन करना। आप समझिए कि पहले सिर्फ एक बहुत छोटा सा बॉल था, उसके बाद चीज़ें फैली, उसके बाद और चीज़ें फैली, उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं, सन, मून, अर्थ, मरकरी, जुपिटर, ठीक है। अब देखिए, अब इसी चीज़ों को, इसी छोटे से बॉल को फटने को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब बिग बैंग हुआ कब? जीसी लियोंग को रेफर अगर आप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि 13.7 बिलियन। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो हमारे भाई, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। अब आप सोच लीजिए कितना पुराना ये बात है, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए। इसका कहना है, बिग बैंग का ये कहना था कि बिग बैंग को आप ना देखो, सिंपल बॉम्ब की, बॉम्ब ब्लास्ट की तरह मत इमेजिन करिए, ठीक है। वो एक पहले से एग्जिस्टिंग एम्प्टी स्पेस के अंदर हुआ था, मतलब कि एक छोटा सा बॉल था, ठीक है। और वो जब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, ठीक है, और उसके बाद
उनका कहना है कि इन सारी चीज़ों में से आज के सितारे, पृथ्वी, ये सारी चीज़ें निकली। ठीक है? अब देखो मेरी बात सुनिए। आपको सिर्फ यहाँ से ये लिखना है कि बिग बैंग हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है? लेकिन आप एक बात समझ जाइए कि बिग बैंग के तुरंत बाद स्टार्स और प्लैनेट, ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ फटी और तुरंत स्टार निकल गया, अर्थ निकल गया। ठीक है? पहले इसमें से एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी निकली। तो आप ये लिखेंगे कि बिग बैंग के बाद एनर्जी निकली और फिर बहुत सारा मैटर निकला, पदार्थ। ठीक है? इन दोनों की कहानी अभी हम समझेंगे। देखो, एनर्जी टू मैटर। बिग बैंग के बाद जो यूनिवर्स था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, और जब किसी चीज़ में गर्मी रहती है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी उसमें। तो अब देखिए, जैसे जैसे यूनिवर्स आपका एक्सपैंड हुआ, जैसे जैसे यूनिवर्स फैल रहा था, ठीक है, कुछ एनर्जी और मैटर में कन्वर्ट हो गई चीज़ें। ठीक है? कैसे हुआ ये भी सुनिए। स्टार्टिंग में जैसे ही मान लीजिए फटा, पहला सेकंड में एक्सपेंशन जो था, जो फैलने की चीज़ें थी, फैलने की प्रक्रिया होगी, वो बहुत ज़्यादा थी। तुरंत फटा, तुरंत फैल गया इतना। ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ। ठीक है? जो एक्सपेंशन का रेट था वो थोड़ा स्लो हो गया। यहाँ आप एक मिस्टेक करोगे, आप ये सोचते हो कि बिग बैंग जैसे हुआ वैसे ही तुरंत गैलेक्सी आ गई, स्टार आ गया और प्लैनेट आ गया। ऐसा नहीं था। ठीक है? बीच में बहुत सारे स्टेजेस थे। ये एक छोटे से बॉल से अर्थ बनने तक बीच में इसके बहुत सारे स्टेजेस थे। ठीक है? पहले ऊर्जा आई, पहले एनर्जी आया, फिर मैटर का फॉर्मेशन हुआ, पदार्थ का निर्माण होना शुरू हुआ, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनी, उसके बाद जाके हमारा प्लैनेट्स बना था। ठीक है? तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि बिग बैंग में, आप आंसर में ये कभी मत लिखना कि बिग बैंग होते ही प्लैनेट्स बन गए। पहले आप लिखेंगे बिग बैंग हुआ, फिर चीज़ें बहुत जल्दी फैली, फिर समय के साथ साथ धीरे फैलना शुरू हुआ। ठीक है? और बिग बैंग से पहले एनर्जी मिला और एनर्जी से बहुत सारी चीज़ें मैटर में बदली, पदार्थ में बदले। ठीक है? उसके बाद पदार्थ का निर्माण होते होते फिर हमारे गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम तक आई हैं। ठीक है? अब देखो, अब मैटर तो डेवलप हो गया। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है कि भैया, मैटर डेवलप होने के बाद एटम आया। एटम यानी कि परमाणु कब फॉर्म होना शुरू हुआ? ठीक है? ये हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एटम वाले सेक्शन में। आओ, अब क्रोनोलॉजी का सबसे फर्स्ट पॉइंट है, पहला स्टेज ये रह गया अपना। बिग बैंग के पहले 3 मिनट के अंदर, जैसे ही बिग बैंग हुआ, लिखो इस चीज को, बिग बैंग के पहले फर्स्ट 3 मिनट्स के अंदर फर्स्ट एटम यानी कि पहला परमाणु का फॉर्मेशन, निर्माण शुरू हो गया था। ठीक है? इस लाइन को सिंपल तरीके से आप याद रखिए। यहाँ हमें डिटेल एटॉमिक फिजिक्स में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है। आपको ये समझना है कि यूनिवर्स जो था, वो यूनिवर्स जो है वो कूल यानी कि ठंडा हुआ और एक्सपैंड होते होते, फैलते फैलते ऐसी कंडीशन की तरफ जा रहा था जहाँ पे मैटर यानी कि पदार्थ बनना शुरू हो गया और अच्छे तरीके से बनना शुरू हो गया। ठीक है? तो बिग बैंग के इमीडिएटली बाद प्लैनेट्स नहीं बने, पहले बेसिक मैटर बना, मैटर बनने के बाद एटम्स बने, परमाणु बने। ठीक है? समझ गए ये बात? अब 3 मिनट से बहुत बड़ा जंप करेंगे हम लोग। 3 लाख, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यस, 30 लाख लिख दो, सॉरी, 3 लाख साल बाद हम लोग जाएंगे। सबसे पहला स्टेज हमने कब पढ़ा? 3 मिनट के अंदर। दूसरा स्टेज हम लोग पढ़ेंगे 3 लाख, 3 लाख साल बाद। क्या हुआ 3 लाख साल बाद? देखो, बिग बैंग के 3 लाख साल बाद यूनिवर्स की कंडीशन काफ़ी बदल चुकी थी। ठीक है? टेम्परेचर जो था वो 4500 केल्विन, इस चीज़ को रट लो, नहीं समझ में आता तो केल्विन के, एक होता है केल्विन, एक होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है? एक होता है केल्विन, एक होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक है? तो 4500 केल्विन तक टेम्परेचर जो था वो ड्रॉप हो गया, गिर गया था, मतलब तापमान घटा। इसके बाद जो एटॉमिक मैटर थे, ठीक है, इसके बाद लिखो इस चीज़ को, एटॉमिक मैटर। एटॉमिक मैटर क्या होता है भाई? एटॉमिक मैटर यानी परमाणु पदार्थ जो थे, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई थी। ठीक है? अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यूनिवर्स, लिखिए इस चीज़ को, यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब है ब्रह्मांड जो था वो पारदर्शी होना शुरू हुआ।
सिंपल मतलब ये है कि लाइट अब ट्रैवल करने के कंडीशन में आ चुकी थी। पहले हमारा यूनिवर्स इतना ज़्यादा घना था, डेंस था, बीच में इतने ज़्यादा क्लाउड, धूल मिट्टी थी कि लाइट यहाँ से यहाँ पहुँच नहीं पाती थी। ठीक है, जब टेम्परेचर नीचे हुआ, जब चीज़ें, धूल मिट्टी जो थी वो फ्रीज होने लगी और हाइड्रोजन बना, हीलियम बना, हीलियम, हाइड्रोजन, जब ये सारी चीज़ें बनी तो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हुआ कि आर पार हमें दिखना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ एग्जैक्ट एडवांस फिजिक्स की आपको ज़रूरत नहीं है, सीक्वेंस बस पकड़िए। 3 लाख साल बाद 4500 डिग्री, 4500 केल्विन का टेम्परेचर नीचे हुआ, हाइड्रोजन बना, हीलियम बना और फिर जो यूनिवर्स था वो पारदर्शी हो गया। क्लियर है? अब देखिए, लेकिन यूनिवर्स की नेचर को लेके एक और आइडिया भी है। कौन सा आइडिया आया अभी बीच में लोगों को? स्टीडी स्टेट कंसेप्ट। इसमें क्या है समझिए। हिंदी और इंग्लिश वालों को टेंशन, आप लोग ये मत सोचा करिए कि भैया ये तो इंग्लिश है। आपको चीज़ों का मतलब अगर समझ में आ रहा है तो आप हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो किसी भी चीज़ में लिख देंगे। ठीक है, स्टीडी स्टेट कंसेप्ट, सुनो इसका मतलब। मैंने आपको विस्तारशील ब्रह्मांड के बारे में बताया, यानी कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स के बारे में मैंने आपको बताया। उसका जस्ट उल्टा है। क्या उल्टा था? एक साइंटिस्ट थे होयले, होयले ने ये कंसेप्ट दिया था। हॉयल ऐसे बोलते हैं इसको, होयले अंग्रेजी में पढ़ोगे तुम लोग इसलिए मैंने होयले बोला। हॉयल बोलते हैं इसको, HOYEL, हॉयल, इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अब हॉयल की स्थिर अवस्था अवधारणा इसे हम बोलते हैं। स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट को हिंदी में लिखेंगे स्थिर अवस्था अवधारणा। इस कंसेप्ट का आइडिया ये था कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ओवरऑल बड़े स्केल पे, अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग टाइम पे सेम नेचर का बना रहा है। मतलब डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर रफली सेम नेचर का बना रहे हैं। ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या होता है। यानी एक पॉइंट यूनिवर्स का यह है, एक पॉइंट यूनिवर्स का यह है, एक पॉइंट यूनिवर्स का यह है। तो हॉयल का कहना है कि अलग अलग पॉइंट्स एक साथ बन रही है। समझे? जैसे हिस्ट्री चलती थी ना कि पहले मान लीजिए बिहार बन गया, उसी के साथ साथ बंगाल भी बन रहा है, उसी के साथ साथ आपका महाराष्ट्र भी बन रहा है। हॉयल का ये कहना था कि यूनिवर्स का अलग अलग पार्ट एक जगह से नहीं निकला, अलग अलग तरीके से चल रहा था। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। एक तरफ याद है हबल ने क्या बोला था? हबल ने 1920 में बोला था एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स फैल रहा है। दूसरी तरफ हॉयल ने बोला कि नहीं, एक साथ अलग अलग जगह पे काम हो रहा है। लेकिन जीसी लियोंग में, एनसीईआरटी में, हर जगह यही चीज़ लिखी है कि प्रमाण पे बात होनी चाहिए। ठीक है, तो और प्रमाण हमेशा यही बात बोलता है कि यूनिवर्स जो है हमारा विस्तारशील है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स है। ठीक है, तो हॉयल की जो ये थ्योरी थी वो गलत हो गई। अब आप समझिए कि मैं आपको अभी बिग बैंग की पूरी क्रोनोलॉजी तो समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ में आपको समझाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। महाविस्फोट वाला पूरा सीक्वेंस जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि जो इसमें नहीं समझ में आई? बिगिनिंग में आपको पता है कि एक छोटा सा बॉल था। ठीक, छोटा सा बॉल था, फिर धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ। ठीक है, बिग बैंग हुआ, उसके बाद यूनिवर्स जो है वो फैलना शुरू हुआ। अब अचानक से तो फैला नहीं, धीरे धीरे फैला। फैलने के बाद एनर्जी से, एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी मैटर में बनना शुरू हुई। ठीक है, पदार्थ पदार्थ बनना शुरू हुआ। उसके बाद बिग बैंग होने के पहले 3 मिनट में ही पहला एक एटम बना। ठीक है, और 3 लाख साल बाद क्या आया? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, समझ गए ये बात? और फिर जब हाइड्रोजन हीलियम आया तो हमारा जो यूनिवर्स था वो पारदर्शी होने लगा, ट्रांसपेरेंट होने लगा। क्लियर है ये बात? अब यूनिवर्स तो बन गया, मैटर भी आ गया। अब अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि गैलेक्सी और सितारे बने कैसे भाई? तो यानी हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। देखिए, प्रारंभिक ब्रह्मांड में यानी कि अर्ली यूनिवर्स में पदार्थ और ऊर्जा, मैटर और एनर्जी हर जगह एग्जैक्टली अब आप ऐसा नहीं बोलोगे भैया इस जगह भी इतना ही है, इस जगह भी इतना ही है। कहीं ज़्यादा था, कहीं कम था। ठीक है, कहीं घनत्व ज़्यादा थी, कहीं कम थी। ठीक, अब आप एक बात सोचिए, जहाँ पे घनत्व ज़्यादा है यहाँ पे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे इसकी डेंसिटी है जो थोड़ी कम है। तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी ज़्यादा होगा, आप ये बात जानते हैं। तो ग्रेविटी का काम क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का काम क्या होता है? चीज़ों को अपनी तरफ खींचना। ठीक, मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना।
तो धीरे धीरे मैटर जो थे, पदार्थ जो थे, वो हाई ग्रेविटी वाले यानी कि हाई डेंसिटी वाले चीज़ों की तरफ जाके चिपकने लगे। ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनिशियल डेंसिटी डिफरेंस, यानी कि घनत्व में अंतर। ग्रेविटी डिफरेंस, घनत्व में अंतर। ठीक है। अब देखो, जब घनत्व में अंतर हुआ तो गुरुत्वाकर्षण में भी अंतर होगा। ठीक है। इसी तरीके से गैलेक्सीज का डेवलपमेंट का बेस बना। कैसे बना, ध्यान से सुनो। मैटर जब एक जगह आके चिपकने लगे, ठीक है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा थी वहाँ ज़्यादा मैटर हो गया, जहाँ डेंसिटी कम थी वो उधर कम और ज़्यादा कम होने लगे। ठीक है। तो देखते देखते आकाश गंगाएं डेवलप होने लगी। अब देखो आकाश गंगा डेवलप कैसे होती है। आकाश गंगा को सिंपल लैंग्वेज में बहुत बड़े सिस्टम की तरह समझो, जिसमें बहुत सारे सितारे हैं। बस अगर कोई पूछे गैलेक्सी क्या होती है, आकाश गंगा क्या होती है, बोलना ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे तारे हैं, बस, और कुछ मत बोलो। जीसी लियोंग के अकॉर्डिंग गैलेक्सी का फॉर्मेशन यानी कि आकाशगंगा निर्माण की शुरुआत होती है हाइड्रोजन गैस से। किससे शुरुआत होती है? हाइड्रोजन गैस से। ठीक है। देखो, जब आप हाइड्रोजन का बस एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट अकेला होता है। जब आप गैस की बात करें तो दो हाइड्रोजन मिलेंगे तब हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है। तो अब देखो, हाइड्रोजन एक बहुत बड़े बादल के क्लाउड की तरह था। बादल के क्लाउड बोल रहा हूँ, क्लाउड की तरह था, बड़े से, बहुत बड़े से क्लाउड की तरह था। ठीक है। अब इस क्लाउड को, मैंने आपको क्या बताया था, क्या बोला गया था? नेब्यूला, निहारिका, याद करो। इस गैस के क्लाउड को, धूल मिट्टी और गैस के क्लाउड को बोलते हैं नेब्यूला। ठीक है। या यहाँ नेबुला वर्ड वापस आ गया। तो समझिए आप इस चीज़ को। बहुत सारा मैटर जो था डेंसिटी की वजह से, घनत्व की वजह से, ग्रेविटी ज़्यादा हुई, ग्रेविटी ज़्यादा हुई तो मैटर चिपकने लगा, चिपकने लगा। हाइड्रोजन गैस का बादल बना, इसके अंदर हाइड्रोजन भी था, बादल बना, बादल बना, उस बादल को हम लोग क्या बोलते हैं? नेब्यूला बना। क्लियर है मेरी बात? और इसी नेबुलर मटेरियल के अंदर आगे स्टार्स डेवलप होते हैं, सितारे डेवलप होते हैं। कैसे होते हैं समझाता हूँ। ठीक है। निहारिका से ही, नेबुला से ही स्टार का डेवलपमेंट होता है। इस चीज़ को लिखो। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा नेबुला टू स्टार्स। अब एक बहुत बड़ा निहारिका इमेजिन करिए। ये पूरा गैस का बादल है। ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म मतलब बराबर नहीं है, कहीं छोटा कहीं बड़ा, ऐसा शेप है इसका। ठीक है। जैसा बादल होता है, इसके अंदर कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा गैस है, कुछ जगह कम गैस है। ठीक। लेकिन बादल ही है, पूरे बादल के अंदर ही है। ठीक है। गैस के स्थानीय गुच्छे होते हैं जिसे ये बोलते हैं। अब देखो, ये जो गुच्छे हैं वो टाइम के साथ और ज़्यादा मटेरियल अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पहले खींचता था पदार्थ, अब खींचना बंद कर देगा। ठीक है। ये और ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। ठीक है। और धीरे धीरे इसकी डेंसिटी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ने लगी। मतलब गैस का जो एक नेबुला था, क्लाउड था, वो धीरे धीरे और घना होने लगा। ठीक है। घना गैसीय पिंड बन गया। अब जैसे जैसे इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इसका घनत्व बढ़ रहा है, ठीक है, ये और बड़ा हो जाएगा, बड़ा होते गया, बड़ा होते गया। ठीक है। अब ये अपने लास्ट स्टेज पे है कि ये अपने सितारों को जन्म देना शुरू करेगा। ठीक है। जैसे एक बड़े क्लाउड में कुछ ज़्यादा एरिया खाली, ये एरिया खाली है, ये एरिया ज़्यादा भरा हुआ है, ऐसा होता है। उसी तरीके से इसके अंदर हाइड्रोजन फिल होते होते बहुत बड़ा हो गया ये। ठीक। अब सितारों का पूरा फॉर्मेशन आपको समझ आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। स्टार्टिंग में आपने क्या देखा कि डेंसिटी का डिफरेंस था, चीज़ों के बीच में घनत्व का अंतर आया। अब जैसे जैसे घनत्व का अंतर आया वैसे वैसे ग्रेविटी का फोर्स भी बढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल था उसमें भी अंतर आया। जिसमें ज़्यादा डेंसिटी उसमें ज़्यादा ग्रेविटी। ठीक है। आपने ये समझ लिया। ग्रेविटी ने पदार्थ को एक साथ खींचा, खींचा और फिर क्या बना लिया? क्लाउड बना लिया, बड़े बड़े क्लाउड्स बनने लगे। ठीक है। क्लाउड्स के अंदर फॉर्मेशन हुई जिसे हम क्या बोलते हैं? नेबुला। नेबुला के अंदर गैसेस बनने लगे। गैस के क्लम्प्स जो थे, जो बादल होते हैं, उनको हम लोग क्लम्प्स भी बोलते हैं, गुच्छा, क्लम्प्स बनने लगे। हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। जैसे जैसे धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी इसकी बढ़ती गई, घनत्व जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे इसके अंदर और ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण आने लगा, ग्रेविटी बढ़ी और ज़्यादा चीज़ों को खींचने लगा। अब ये क्लम्प्स जो था, गैस का जो गुच्छा था, ये बनता है फाइनली स्टार। स्टार देखते होगे आप, चमकता है क्योंकि इसके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी होती है, हीट होती है।
तो आप सोचिए कि कितना बड़ा हमारा सूरज, कितना बड़ा सितारा है। तो उतना बड़ा गैस का बादल हुआ, तब जाके वो सितारा बनता है। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सितारे होते हैं वो सडनली अचानक से नहीं आते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण के कंसंट्रेशन से आते हैं। एक ही जगह पे इतनी ज़्यादा फोर्स लग जाती है, एक ही जगह पे इतना ज़्यादा हीट रहता है, और एक ही जगह पे इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, हाइड्रोजन और एक और इसमें गैस भी आता है, हीलियम भी आता है, ठीक है। तब जाके ये चमकता है, रोशनी देता है, ठीक है। अब आप ये बात समझ जाइए कि ग्रेविटी जो है ना, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ही सितारों का फॉर्मेशन का एक सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है। स्टार बन गया। अब नेक्स्ट सवाल है कि भैया सितारों के अराउंड ग्रह कैसे डेवलप हुए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है। हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ की ही बात हो रही थी ना, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब समझिए, प्लैनेट का फॉर्मेशन, ग्रह का निर्माण को जीसी लियोंग की किताब में, जीसी लियोंग यूपीएससी की बुक है जो आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए पढ़ते हैं, तो वो और एनसीईआरटी लेके पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए आपको समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। इसको जीसी लियोंग ने 3 स्टेज में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला स्टेज है स्टार। सुनो ध्यान से। स्टेज 1 में तारा निहारिका के अंदर एक स्थानीय गैसीय गुच्छा होता है, ठीक है। आपको पता बता दिया मैंने। अब इस गुच्छे के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, ठीक है, वो अपने सारे मटेरियल को अंदर की तरफ खींचेगी। जैसे एक बहुत बड़ा सा बॉल है, इसके बीच में बहुत फोर्स है, तो जो सरफेस पे जो चीज़ें हैं उसको वो अंदर की तरफ भी फोर्स लगाएगी ना, लगाएगी, ठीक है। और ये चीज़ होती है कोर। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कोर, यानी कि केंद्र, ठीक है। और इस गैस के कोर को, गैस के केंद्र को हम लोग बोलते हैं कि एक ये कोर है, और इसके आसपास क्या रोटेट कर रहा है, धूल मिट्टी रोटेट कर रही है, गैस रोटेट कर रही है। ये रोटेटिंग डिस्क घूमता हुआ चक्र जैसा बन गया, ठीक है, क्लियर। अब इस रोटेटिंग डिस्क का प्लैनेट फॉर्मेशन से क्या रिलेशन है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जाना पहचाना आपको लग रहा होगा। सन है, अर्थ है, मरकरी है, लग रहा है ना जाना पहचाना है, यही है। तो देखिए, स्टेज 1 में अभी प्लैनेट नहीं बना है। स्टेज 1 में सिर्फ क्या बना है, अभी तक केंद्र बना है। केंद्र बना, रोटेटिंग एक घूमता हुआ चक्र बना, किसका, गैस का और डस्ट का, ठीक है। अब स्टेज 2 पे आइए। स्टेज 2 में इसी गैस डस्ट मटेरियल से छोटी छोटी बॉडीज बनती हैं, सॉलिड बॉडी, ठोस बॉडी बनना शुरू होंगी। देखो, गैस और डस्ट तक अभी हम लोग आ गए थे, ठीक है। गैस के जो बादल थे वो संघनित होते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंस होते हैं, संघनित होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब भी अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। कंडेंसेशन का मतलब है मटेरियल का ज़्यादा कॉम्पैक्ट होना, मतलब कि एक जगह पे सिकुड़ते रहना, ठीक है। अब केंद्र के अंदर, कोर के अंदर का जो मैटर है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे गोल गोल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म आप समझिए, संजनन, ससंजन, ससंजन, सॉरी, संजनन नहीं, कोहेजन। कोहेजन का मतलब है सिमिलर पार्टिकल्स के आसपास में चिपकना या होल्ड करना। मतलब कि एक धूल है तो वो धूल से ही चिपकेगा, एक पत्थर है तो वो पत्थर से ही चिपकेगा, गैस है तो गैस से ही चिपकेगा, पानी है तो पानी से ही चिपकेगा। धूल और पानी एक साथ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं कोहेजन। अब देखो, इसी प्रोसेस में, इसी प्रोसेस में ये छोटे छोटे जो कण थे वो चिपकने लगे एक दूसरे से। जब संघनन हुआ, चिपकने लगे, चिपकते चिपकते बहुत बड़ा सा चीज बनने लगा। अब इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स, प्लैनेट्स नहीं, प्लैनेटेसिमल्स, ग्रहाणु, ठीक है। इसमें डेवलप होने लगा। गैस और डस्ट आए, संघनन हुआ, संघनन से संसद कोहेजन हुआ, और कोहेजन से बना प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। प्लैनेटेसिमल्स को प्लैनेट्स मत समझना, ये प्लैनेट बनने से पहले की एक स्टेप है, ठीक है, क्लियर। अब भैया ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में इंटरैक्ट करके लार्जर बॉडीज बनाएंगे। आपको लगता है ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में टकरा के, जुड़ के मर खप जाएंगे, ऐसा होगा? देखो, स्टेज 3, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स का ये फाइनल स्टेज है। बहुत सारे ग्रहाणु जब मिले, मेनी प्लैनेटेसिमल्स जब आए,
आपस में अक्रीशन हुआ। अक्रीशन समझाया था, याद है आपको? अभिवृद्धि, ठीक है। लेकिन अभिवृद्धि के बीच में एक और स्टेज आता है, मैं आपको समझा देता हूं। कोलिजन, टक्कर हुआ। दो प्लैनेटेसिमल्स हैं, इनका आपस में टकराव हुआ है, कोलिजन। अब देखो, लार्जर बॉडी जो बड़े प्लैनेटेसिमल्स हैं, गुरुत्वाकर्षण करके छोटे प्लैनेटेसिमल्स को खींचेंगे अपने तरफ, ये इसके पास जाकर चिपकने, ठीक है। और इसका मटेरियल इसमें चिपक जाएगा, ठीक है, यानी इतना बड़ा हो गया। फिर वही टर्म आप याद करिए जो मैंने आपको समझाया था, अभिवृद्धि, अक्रीशन, यानी स्मॉल बॉडीज, छोटे छोटे बॉडीज मिलके एक बड़ी बॉडी बन रही है, ठीक है। तो याद रखिए, जब बहुत सारे प्लांटेसिमल्स मिलते हैं, कोलिजन होता है, टक्कर होता है, फिर अक्रीशन होता है, अभिवृद्धि होता है, और फिर ये कुछ बहुत बड़ी बॉडीज बन जाती हैं, तब जाके हमारा ग्रह बनता है। क्लियर है मेरी बात? फिर जाके हमारा ग्रह बनता है। याद रखिए, कोहेजन जो मैंने आपको समझाया था अभी, कोहेजन, इससे हमारा प्लैनेटेसिमल्स बनता है, और अक्रीशन, अभिवृद्धि से हमारा प्लैनेट्स बनता है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ मून, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चंद्रमा की ओरिजिन की कहानी, शुरुआती कहानी, बहुत अलग अलग आइडियाज थे इसमें। जीसी लियोंग बुक में एक चीज मेंशन्ड है, 1838 में जॉर्ज डार्विन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि भाई जो पहले पृथ्वी थी और चंद्रमा थे, दोनों एक ही बॉडी थे, जुड़े हुए थे दोनों, और स्पीड में बहुत घूमते थे, बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमते थे, और जिसके कारण इन दोनों के बीच का जो लिंक था, जो कड़ी थी, वो टूट गई थी। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा? नहीं, 1838 में जितना दिमाग था उतना ही चलाया इसने, ठीक है। जब ब्रेक हुई तो चंद्रमा और मून, मतलब मून और अर्थ अलग अलग हो गए। ये हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन था, मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये बहुत पुराना स्पष्टीकरण है, ओल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसी ओल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एक और इंटरेस्टिंग आइडिया आया था, क्या? कि मून का जो मटेरियल है, अर्थ के किस पार्ट से सेपरेट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग पैसिफिक ओशन वाला आइडिया देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। डार्विन ने ये बात बोला कि भाई पुराने स्पष्टीकरण के साथ एक और आइडिया सजेस्ट किया था। देखो क्या आइडिया ये था कि जो चंद्रमा है ना, मून, मून बनाने वाला मटेरियल जो है, मून किस चीज से बना है, वो पृथ्वी से अगर अलग हुआ है तो पृथ्वी का कोई पार्ट खाली होगा ना। अगर चंद्रमा है, यहाँ से आगे गया तो यहाँ कोई बहुत बड़ा सा गड्ढा होगा। अब ये सजेस्ट किया कि हाँ भाई गड्ढा है ना, कहाँ है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर की गहरा भाग जो है, वहां से ही चांद निकल के गया था। इमेजिन करिए मेरी बात, अर्थ का कुछ मटेरियल है, वो अलग हुआ, उस मटेरियल से मून बना है, तो अर्थ पे एक बहुत बड़ा सा डिप्रेशन आएगा ना, गड्ढा आएगा ना। बस लोगों ने बोला कि भाई, डार्विन ने बोला कि भाई वो गड्ढा पैसिफिक ओशन है और उसमें आज पानी भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन भाई वर्तमान के जो वैज्ञानिक हैं, आज के साइंटिस्ट, इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर स्टेटमेंट आया कि मून की जो पैसिफिक ओशन थ्योरी है वो निकल के उससे चांद बना है, तो आप बोलना नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियरली लिखिएगा, नॉट एक्सेप्टेड टुडे, आज ऐसा नहीं है, ठीक। अब ये थ्योरी पढ़िए जो बढ़िया थ्योरी है, जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। मॉडर्न एक्सप्लेनेशन बताता है कि मून कैसे बना, ये असली है, इसको लिख लीजिए आप। बुक के अकॉर्डिंग, जीसी लियोंग में, एनसीईआरटी में, हर जगह मून का फॉर्मेशन, चंद्रमा का निर्माण को हम लोग बोलते हैं जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी, हाइपोथेसिस। विशाल टक्कर का रिजल्ट माना जाता है, विशाल टक्कर, ठीक। अब देखो कंसेप्ट समझिए आप पहले। जो पहले का अर्थ था, प्रारंभिक पृथ्वी, उसके साथ एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि खगोलीय पिंड था। सेलेस्टियल बॉडी लिखो, सेलेस्टियल बॉडी, हिंदी वाले लिखो, अंग्रेजी वाले मत लिखो। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है खगोलीय पिंड, और अर्ली अर्थ का मतलब होता है प्रारंभिक पृथ्वी। तो उसका कहना है कि अर्थ जो है, हमारा पुराना अर्थ, लाखों करोड़ों साल पुराना, जब चीजें बन रही थी उस समय की बात है, उससे एक खगोलीय पिंड आकर टकरा गया, ठीक। टकरा गया, टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, और इतना बड़ा टक्कर हुआ कि अर्थ का जो ऊपर का सतह का हिस्सा था वो टूट के स्पेस में चला गया, यहां से टूटा और स्पेस में चला गया। अब ये जो मटेरियल जो स्पेस में है, ये गायब तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं गायब हो सकता है? याद करिए मैंने आपको क्या बोला था, ग्रेविटी। इतनी खतरनाक टक्कर हुई कि दूर जाते 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 जाते, पर अर्थ में भी तो ताकत है, अर्थ ने उसको रोक लिया,
एक जगह पे रोक लिया, अब वो चीज़ घूमने लगा, घूमते 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 मून का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एक चीज़ बनी, अब जितना बड़ा चांद है उतना बड़ा टुकड़ा नहीं यहाँ से टूटा, छोटा सा टुकड़ा टूटा और वो अर्थ स्पेस में जाके घूमने लगा, और घूमते घूमते उसने चीज़ों को इकट्ठा करने लगा। ठीक है, अक्रीमेशन हुआ यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से हमारा मून बना। यही है जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी, इसी को हम लोग बोलते हैं बिग स्प्लैट थ्योरी अंग्रेजी में। क्लियर है ये बात? यहाँ मेन फोकस आपका ये नहीं है कि बॉडी का एग्जैक्ट साइज क्या था, यहाँ मेन फोकस ये दिया हुआ है कि मून जो है वो अर्थ का ही पार्ट था, अर्थ जो है वो मून का पार्ट था, दोनों एक का ही पार्ट है। क्लियर ये बात? अब देखो मेरी बात, अब सुनिए, यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अलग अलग लोगों ने अपने नॉलेज के हिसाब से अलग अलग थ्योरीज दी, अपने नॉलेज के हिसाब से अलग अलग थ्योरीज दी। ठीक है, अब एग्जाम के लिए कौन कौन से थ्योरीज इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, ये सारे थ्योरी एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। अब देखो, अब लास्ट स्लाइड में क्या रिवीजन करूँ, रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, रुको मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे ही। आपने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी, रिकॉल करो उस चीज़ को। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कांट आए थे, इमैनुअल कांट, उसने एक थ्योरी दी, नेबुलर हाइपोथेसिस। फिर लाप्लास आया, लाप्लास ने उस चीज़ को रिवाइज किया, कब? 1796 में रिवाइज किया। डेट गलत होगा तो माफ़ कर देना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, खुद याद करो, खुद लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले कांट आया, फिर उसके बाद हमने पढ़ा लाप्लास के बारे में। लाप्लास आया 1796 में, उसने एक थ्योरी दी। ठीक है, ये हमारा पार्ट था अर्ली थ्योरीज का। कौन सा पार्ट है ये, लिखो इस चीज़ को, अर्ली थ्योरीज का पार्ट है ये। अर्ली थ्योरीज, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव रिकॉल। ठीक है, एक्टिव रिकॉल मेथड, इस चीज़ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब अच्छी चीज़ें याद होंगी। लाप्लास के बाद दो साइंटिस्ट और आए थे। ठीक है, सबसे पहला था एक स्मिट और दूसरा था वाइजैकर, कार्ल वाइजैकर था शायद, हाँ कार्ल वाइजैकर। स्मिट था रशिया का, कार्ल वाइजैकर था जर्मनी का। इन दोनों ने क्या दिया, नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद अभी तक हमने सिर्फ नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सोलर नेबुला। याद आ रहा होगा आपको, एक एक चीज़ रिकॉल करते रहिए, इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना लो, पूरा याद हो जाएगा। सोलर नेबुला, फिर हमने पढ़ा भाई फ्रिक्शन एंड कोलिजन, फ्रिक्शन एंड कोलिजन, घनत्व, घर्षण और टकराना। ठीक है, उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट शब्द का मतलब सीखा, अक्रीशन। अक्रीशन का मतलब सीख लिया, अभिवृद्धि। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो। अर्ली थ्योरीज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये हमारा अर्ली थ्योरीज का ब्लॉक खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हमारी शुरू होती है मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहली चीज़ भाई आता है यूनिवर्स का फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हम लोग सवाल हमारा चेंज हो गया, पृथ्वी से यूनिवर्स की तरफ, ब्रह्मांड कैसे बना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा भाई एडविन हबल आए थे 1920 में, हबल आए 1920 में, उन्होंने बताया कि गैलेक्सी की डिस्टेंस बढ़ रही है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिवर्स के बीच का स्पेस एक्सपैंड हो रहा है, यूनिवर्स नहीं बढ़ रहा है, उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर है ये मेरी बात? उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई एक छोटा सा बॉल था पूरा यूनिवर्स, फिर क्या हुआ था सर, बिग बैंग थ्योरी आई थी, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एनर्जी टू मैटर, एनर्जी था बहुत सारी चीज़ें, फिर वो चीज़ें मैटर बनी। क्लियर? फिर हुआ क्या, फर्स्ट एटम, पहला एटम आया था, इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, कब आया था ये, बिग बैंग होते ही 3 मिनट बाद। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट 3 लाख साल आगे हम लोग चले गए।
3 लाख साल हम लोग आगे चले गए, ठीक है। उसके बाद हमारा आया स्टीडी कंसेप्ट थ्योरी, स्टीडी कंसेप्ट, ठीक है। होयले ने बोला, हॉयल ने बोला कि भाई स्थिर अवस्था में ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग जगह अलग अलग पड़ रही हैं, क्लियर है। हमारा बिग बैंग खत्म हो गया। बिग बैंग खत्म होने के बाद हमने क्या पढ़ा, सितारों का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा गैलेक्सी कैसे बना, ठीक है, आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा नेबुला से सितारे कैसे बनते हैं, स्टार्स कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, इसके 3 स्टेजेस हमने पढ़े थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ मून, फॉर्मेशन ऑफ मून, क्लियर, ठीक। उसके फॉर्मेशन ऑफ मून में भी हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, बिग स्प्लैट थ्योरी पढ़ा था और पैसिफिक ओशन का थ्योरी पढ़ा था, ठीक है। अब बताओ, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली आज। इमैनुअल कांट से हमने शुरू किया था, लाप्लास तक हम लोग गए, सारी चीज़ें। ये क्यों मैंने लिखा आपको पता है, ताकि मुझे भी याद हो जाए। मैं भी एग्ज़ाम दूंगा, आप भी एग्ज़ाम दोगे, मैं यूपीएससी का दूंगा नेक्स्ट अटेम्प्ट, आप बीपीएससी दोगे, क्लियर है ये बात। जितनी सारी चीज़ें पढ़ाई उसके अकॉर्डिंग जाके आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेना। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मेंटरशिप में भी, ठीक है। एक एक चीज़ समझेंगे, एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको। आप ये देखिए, ये बहाने देना प्लीज़ बंद कर दीजिए कि नहीं भैया समझ नहीं आ रहा है, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि भैया समझ नहीं आया, आपके पास हाथ पैर आपको मारना ही होगा, आपको मेहनत करनी होगी भाई। नहीं समझ आ रहा है, दोबारा पढ़िए, किताब से पढ़िए, नई किताब से पढ़िए, लेकिन समझिए। कोई और चारा नहीं है ना, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है तो कोई और चारा नहीं होना चाहिए आपके पास, ऑलराइट। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम। आप सभी का दिन सोच विचार मंगल में शुभ रहे। वीडियो लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो तो, और 3 अगस्त से हमारा मेंटरशिप शुरू हो जाएगा। मेंटरशिप में क्या क्या चीज़ें दूंगा वो ऑलरेडी मैंने बता रखी है, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा बाद में, अभी नहीं, ऑलराइट, थैंक यू।